नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टर लाइव में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रिपोर्टर लाइव में हम बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की और हर खबर पर हमारे सहयोगी देंगे अपडेट। शुरुआत करेंगे दिल्ली से। दरअसल दिल्ली सरकार ने कैलाश गहलोत और इसके साथ ही राजकुमार आनंद को नए पदों की जिम्मेदारी देने के लिए सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल को प्रस्ताव भेजा था और उस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है, मंजूरी मिल गई है। खबर की जानकारी दे रहे हैं धीर राजपूत। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के विभागों को 2 मंत्रियों को देने के फैसले पर उपराज्यपाल की मोहर लग गई है। जी हां, आपको बता दें कि डिप्टी सीएम के जो विभाग थे उनको बांटने का फैसला अरविंद केजरीवाल ने लिया था, जिसमें 2 मंत्रियों के नाम उन्होंने उपराज्यपाल के पास भेजे थे, जिसमें से अब उपराज्यपाल ने उनको मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि इनमें से कैलाश गहलोत के पास 8 विभाग और राजकुमार आनंद के पास जो है 10 विभाग होंगे, जिनमें से कैलाश गहलोत के पास जो विभागों को देने का फैसला लिया गया है, इसके तहत उनके पास वित्त, योजना, लोक निर्माण विभाग, पावर ए, गृह, यूडी, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण आदि विभाग जो है उनको देने का फैसला किया गया है। वहीं इसके साथ ही आपको बता दें कि राजकुमार आनंद के पास 10 विभाग होंगे, जिनमें से शिक्षा, भूमि और भवन, इसके अलावा जागरूकता, सेवाएं, पर्यटन, कला, संस्कृति और भाषा और श्रम, रोजगार, स्वास्थ्य और इंडस्ट्रीज भी शामिल हैं। यानी कि इससे पहले जो डिप्टी सीएम के पास जो विभाग थे उनको अब 2 मंत्रियों को में बांट दिया जाएगा। इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल के पास एक प्रस्ताव भेजा था, जिस पर मोहर लग गई है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के पास 18 विभाग थे, जिनको अब 2 मंत्रियों को देने का फैसला किया गया है। कैमरामैन निकांत के साथ धीर राजपूत, इंडिया वॉइस। पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद की सुरक्षा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। खबर की पड़ताल की हमारी सहयोगी पूजा झा ने। पूर्व सांसद और बाहुबली मुख्तार अंसारी की सुरक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में अतीक अहमद ने एक याचिका दायर की है। अतीक अहमद के वकील हनीफ खान ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है, जिसमें अतीक अहमद जो साबरमती जेल में बंद है उसका यूपी में ट्रांसफर का विरोध किया गया है और कहा गया है कि उनकी सुरक्षा को खतरा है। उन्होंने इस पर खतरा जताया है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, ट्रांसफर का विरोध जताया है। अतीक अहमद का कहना है कि कुछ नेताओं के बयान से ऐसा लगता है कि उनका जबरन एनकाउंटर कराया जा सकता है। बीजेपी के जो नेता हैं कुछ इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे अतीक अहमद डरे हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने एनकाउंटर का खतरा बताया है। अतीक अहमद का कहना है अगर उनका साबरमती जेल से ट्रांसफर किया जाए तो भी सेंट्रल फोर्स की निगरानी में उनका ट्रांसफर किया जाए। भाई अशरफ ने भी सुरक्षा की मांग की है अतीक की। अशरफ ने जेल ट्रांसफर या फिर कोर्ट में पेशी के दौरान अपनी हत्या की आशंका जताई है। साथ ही दायर याचिका में सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की गई है। अशरफ ने जेल ट्रांसफर और कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी के दौरान समुचित सुरक्षा देने के निर्देश की मांग की है। वहीं अतीक की सुरक्षा को लेकर सुब्रत पाठक ने भी एक बयान दिया। उन्होंने भी ट्वीट कर कहा कि यूपी सरकार माफियाओं पर और दबंगों पर लगातार एक्शन कर रही है, बुलडोजर चला रही है। ऐसे में कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर ट्रांसफर करते वक्त अतीक अहमद की गाड़ी बीच में पलट जाती है और वो भागने की कोशिश करता है, एनकाउंटर हो जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शायद इन्हीं बयानबाजी से अतीक अहमद को जेल में डर लग रहा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी सुरक्षा की मांग की याचिका अतीक अहमद ने दायर की है। कैमरामैन शैंकी के साथ पूजा झा। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ अब बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी शोएब रिजवी ने। उमेश पाल की हत्या के बाद जिस तरह से प्रशासनिक अमला हरकत में आया था, ये उम्मीद की जा रही है कि बड़ी कार्रवाइयाँ होंगी और निश्चित तौर पर उसका नतीजा भी देखने को मिला, जहां अरबाज नाम के एक शूटर को पिछले दिनों मार गिराया गया। अब वहीं अतीक अहमद की जो पत्नी जिस मकान में रहती थी उस मकान को जमींदोज किया जा रहा है। हालांकि जिसका मकान है उसके बारे में बताया जा रहा है कि इसी मकान में अतीक अहमद की पत्नी रहती थी। तो ये कहा जा सकता है कि उमेश पाल की हत्या के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त संदेश दिया था, मिट्टी में मिलाने की बात कही थी, उसका नतीजा भी देखने को मिला। जहां पहले अरबाज को एनकाउंटर में मारा गया है, उसके ऊपर आरोप था कि वो बाकायदा जो क्रेटा गाड़ी बरामद हुई थी उसको ड्राइव कर रहा था। वहीं अब ये मकान जो है जफ़र का बताया जा रहा है, जिसको गिराया जा रहा है और इस मकान में ही शाइस्ता परवीन रहती थी। शाइस्ता परवीन चूँकि FIR जो कराई गई है उमेश पाल की पत्नी की तरफ से, उसमें जहां अतीक अहमद, अशरफ,
उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ साथ कई और लोगों के नाम हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में जिस तरह से पुलिस ने अपनी शक्ति दिखाना शुरू किया है, तो पीडीए ने भी अपना काम शुरू कर दिया और उसी कड़ी में ये कार्रवाई की जा रही। हालांकि ये उम्मीद की जा रही है कि जहां आने वाले दिनों में कई और गिरफ्तारियां होंगी, वहाँ कई और मकान जिनको चिन्हित कर लिया गया है, जो एफआईआर में हैं, उनको पीडीए कहीं ना कहीं उनकी कुंडली खंगाल रहा है और जल्द ही उस पर भी कार्रवाई करेगा। प्रयागराज। देश की जनता को महंगाई का दंश लगातार झेलना पड़ रहा है। ताजा मामला क्या है, बता रही है हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित। तो को एक और बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। एलपीजी, कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। 50 रुपए का इजाफा किया गया है। तो वहीं गैस सिलेंडर का दाम अब बढ़ के 1103 रुपए हो गए हैं। कंपनियों की ओर से जारी 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में आज 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। राजधानी दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का दाम 1103 रुपए पहुंच गया है। यहां 1053 रुपए सिलेंडर मिलता था पहले। घरेलू सिलेंडर की कीमतों में करीब 8 महीने बाद ये बढ़ोतरी देखने को मिली है। इससे पहले 6 जुलाई को 2022 में घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे। मुंबई में रसोई गैस सिलेंडर 1052 रुपए के बजाय अब 1102 रुपए मिलेगा। तो वहीं कोलकाता की बात की जाए तो एलपीजी सिलेंडर 1000 से भी ज्यादा का मिलेगा, तो वहीं 1100 रुपए इसका दाम पहुंच गया। चेन्नई की बात की जाए तो 1068 रुपए के मिलेंगे, तो वही बाकी जगहों की बात की जाए चेन्नई में इसका दाम बढ़ा के 1100 के करीब पहुंच गया है। बताते चले कि यूपी में गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े हैं। यूपी में जितने थे अभी पैसे उतने ही हैं। यूपी ने ये दरें लागू नहीं की है। इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि जैसे गैस सिलेंडर के दाम बढ़े वैसे ही विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन निकांत के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। रूसी विदेश मंत्री से दिल्ली में एस जयशंकर ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में क्या कुछ रहा खास, बता रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। रूस और यूक्रेन युद्ध पर वैसे तो भारत ने अपना न्यूट्रल रुख अपनाया हुआ है। जैसे जैसे आज पता चला है कि भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात करने रूस के जो विदेश मंत्री हैं वो खुद यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन जंग खत्म करने के प्रयास में भारत ने कमी नहीं छोड़ी है। युद्ध के बीच अब भारत की गहमागहमी बढ़ी हुई है। इसके पीछे दुनिया के अहम लोगों का दिल्ली आना है। बता दें कि रूस विदेश मंत्री, अमेरिका डिप्टी एनएस और ब्रिटिश के विदेश मंत्री तीनों इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। वैसे तो तीनों अलग अलग काम से भारत आए हैं, लेकिन यह फोकस यूक्रेन रूस युद्ध पर भी जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं रूस विदेश मंत्री का कि रूस के विदेश मंत्री लावरोव गुरु आज 2 दिन के भारत दौरे पर आए हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद उनका यह पहला भारत दौरा है। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले। आज ही वह पीएम मोदी से भी मिलेंगे। जानकारी के मुताबिक मीटिंग में रूस से सस्ते कच्चे तेल की खरीदी, S-400 मिसाइल सिस्टम सहित विभिन्न मिलिट्री साज सामान का वक्त पर डिलीवरी आदि पर बात होगी। लावरोव का यह दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब रूस से दुश्मन माने जाने वाले अमेरिका की सीनियर अधिकारी भी भारत में बता दे कि यूएस के डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह भी इस वक्त भारत में ही है। दिलीप सिंह ने भारत को चेतावनी भी दी है, जिसके भारत ने कड़ा जवाब भी दिया है। दिलीप सिंह ने कहा कि रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को उल्लंघन करने वाले देश की गंभीर नतीजे पर भुगतना होगा। रूस और यूक्रेन के युद्ध को देखते हुए भारत ने पूरी तरीके से अपना न्यूट्रल युग बनाया हुआ है। जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज दिलीप सिंह भी मिले हुए बताया जा रहा है कि यह दौरा एक अहम बताया जा रहा है। इसमें जो है भारत और अमेरिका के बीच में पहले भी उन्होंने कड़ा जवाब देते हुए कहा था कि भारत जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में आ रहा है, मदद देने की पूरी संभावना बना रहा है, तो उसको देखते हुए आज दिलीप सिंह भी जो है यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। और वहीं यूपी बजट सत्र लगातार चल रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, जिसके बाद सियासी पारा हाई हो गया है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रियम पाठक। बजट सत्र के दौरान आज बजट पर चर्चा करते हुए नेता सदन के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से अब जो 2016 के बाद जो 17 में सरकार बनी, उसने किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के कार्य किए हैं। पिछली सरकार में किस तरीके से जो कार्य होते थे उनमें जातिगत आधार रखा जाता था, किस तरीके से जो यूपी सरकार ने मौजूदा वक्त में ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू करी है। समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल के समय में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया को लागू किया था और इसीलिए कहीं ना कहीं उनकी सरकार में माफियाओं का राज रहा करता था। अतीक अहमद
समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया था। सरकार अब लगातार कार्रवाई कर रही। महिलाओं के मामले में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर बना है। लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं, चाहे विद्युत वितरण हो। पहले की सरकारों में क्षेत्र को देखकर, वहां पे रहने वाले नेताओं को देखकर विद्युत आपूर्ति की जाती थी, लेकिन अब पूरे प्रदेश के अंदर सबको एक समान विद्युत जो है वो उपलब्ध कराई जा रही है। लगातार सभी जगहों पर जो विद्युत व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर की गई है, विद्युत आपूर्ति को बेहतर किया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है और लगातार जो है अब योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो विकास के कार्य हैं उनको प्राथमिकता दी जा रही है और अपराधियों के मामले पर एक बड़े तरीके से कह सकते हैं अंकुश लगाने में उत्तर प्रदेश सरकार कामयाब हुई है। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अलीगढ़ में आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोस्त ही दोस्त का बन गया सबसे बड़ा दुश्मन? खबर की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडे। व्यक्ति की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। आपको बता दें पूरा मामला थाना रोरावट क्षेत्र के मकसूद नगर का है, जहां पर 52 वर्षीय एक व्यक्ति जिसका नाम नूर हसन बताया जा रहा है कि उसके साथियों ने चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। उसके बेटे मोहम्मद अली ने बताया कि उसका पिता जो नूर हसन पुलिस के लिए मुखबिरी का काम करता था और वह अपने साथियों जिनमें से एक को पहचानता है का नाम शाकिर है के साथ बैठकर शराब पी रहा था। मोहम्मद अली ने बताया कि वह अपने पिता के पास गया और घर चलने के लिए कहा, तो जो उसके रिश्ते के चाचा हैं शाकिर जिनके साथ वह नूर हसन शराब पी रहा था, उसने कहा कि तुम चलो मैं आता हूं। और जब थोड़ी देर बाद पिता घर नहीं पहुंचा तो फिर मोहम्मद अली दोबारा उसे देखने गया और जाकर देखा तो उसके पिता का रक्त रंजित शव जो है मौके पर पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। हालांकि युवक का कहना है कि पुलिस सूचना मिलने के तकरीबन 2 घंटे बाद मौके पर पहुंची, जबकि उसका पिता पुलिस के लिए मुखबिरी का काम करता था। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। अमरोहा में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। क्या है ताजा मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान। अमरोहा में उस समय हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े कैंटीन संचालक की गोली मारकर हत्या कर शव को आम के बाग में फेंक दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद विधिक कार्रवाई करने की बात कही है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के कालाखेड़ा चीनी मिल का है, जहाँ पर चीनी मिल के सामने संभल जनपद के हयातनगर निवासी ताहिर कैंटीन चलाता था, जो कैंटीन बंद करके अपने घर जाने वाला था। अचानक उसकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी, जो घर नहीं पहुंचा, जिसके बाद परिजनों ने उसको तलाश किया लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं लगा। फिर कैंटीन के पीछे ही आम के बाग में उसका शव पड़ा मिला, जिसके बाद परिजनों का रो कर बुरा हाल है। वहीं परिजनों ने ही इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक ताहिर के शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसमें अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मौके पर पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे ने मौका मुआयना कर विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। अलीगढ़ में कलयुगी मां की करतूत देखने को मिली है। खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडेर ने। अतरौली में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। दरअसल पूरा मामला थाना अतरौली क्षेत्र के मोहम्मदपुर बड़ेरा गांव का है, जहां पर एक 4 वर्षीय मासूम की उसकी मां ने ही जलाकर राख कर दिया। आपको बता दें कि महिला के 2-3 बच्चे हैं, जिनमें से तीसरे नंबर की बेटी 4 वर्षीय मासूम अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने गई थी कि किसी बात को लेकर दोस्तों के बीच झगड़ा हुआ और जो बच्चे थे अन्य बच्चे वो घर पहुंचे, जाकर बच्चे की शिकायत की। इसकी शिकायत से माँ इतने गुस्से में आ गई कि उसने बेटी को पकड़ा और उसके हाथ बांधकर कुर्सी पे बैठा दिया और घर में रखा सैनिटाइजर इस्तेमाल कर उसके ऊपर छिड़क दिया। उसके बाद में माचिस से उसको आग लगा दी, जिससे बच्ची की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। इसके बाद भी महिला का गुस्सा थमा नहीं, वह अपने बच्ची को खेत पर ले गई और वहां जाकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। कुछ समय बाद शाम को जब उसका पति घर वापस लौटा तो जो उसके 2 अन्य बच्चे थे उन्होंने घटना के बारे में पति को जानकारी दी। पति ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस वहां मौके पर पहुंची और जो शव से जो अवशेष बचे हुए थे उसको बरामद कर लिया और महिला को गिरफ्तार कर लिया। महिला से जब इस बाबत जानकारी की तो उसने बताया कि वह काफ़ी गुस्से स्वभाव वाली, उसने बच्चों को बाहर खेलने जाने से मना किया था, लेकिन बच्चे नहीं माने और झगड़ा करके वापस आ गए। इसी से वह गुस्से में आ गई और इस तरह की घटना को अंजाम दिया। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। और उधर मैनपुरी में सरसों की कटाई कर रहे युवक की पीट कर हत्या करने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इस खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। मैनपुरी के
कुराउली थाना क्षेत्र में मजदूर की पीट कर हत्या का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसमें आपको बताते चले मैनपुरी के कुराउली थाना क्षेत्र के गुलालपुर में प्रेमपाल सिंह की पीट कर हत्या कर दी गई है, जिसका मामले को लेकर 24 घंटे के बाद भी आखिर उस प्रेमपाल का पोस्टमार्टम पुलिस नहीं कर पाई है। इसको लेकर राजनीतिक लोग अब पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। राजनीतिक लोगों ने वहां आना जाना शुरू किया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सदर विधायक पूर्व राजकुमार यादव ने बताया है कि सरकार के योगी जी के जो लोग हैं, गुंडागर्दी के लोग हैं, उन्होंने इस तरह युवक को पीट कर हत्या कर दी है, जिसमें 3 आरोपियों के नाम 3 आरोपी एक साथ बताए गए हैं। मामूली सा विवाद हो गया था, सरसों की कटाई करने की कुछ देर बाद की बात कह दी। बस इसी बात से नाराज हो गए दबंगों ने इतना पीटा कि पीट कर प्रेमपाल की मौके पर ही हत्या कर दी। हत्या का मामला न दर्ज होने के बाद परिवारिक जन भी पोस्टमार्टम हाउस पर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा है कि जब तक पूरा मामला 302 में दर्ज नहीं हो जाता तब तक वह पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। मैनपुरी के सिटी सीओ संतोष कुमार सिंह ने पोस्टमार्टम हाउस पर परिजनों से बात करते हुए उन्होंने बताया है कि सभी लोगों से बात की गई है और जो भी तथ्य पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही मामला दर्ज किया जाएगा और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी भी की जाएगी। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। उधर हापुड़ में इन दिनों सड़क हादसों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी शक्ति ठाकुर ने। हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के NH9 पर हुआ है भयंकर सड़क हादसा। जी हां, आपको बता दें बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के NH9 पर एक तेज रफ्तार रिट्स कार खड़े हुए खराब कैंटर में जा घुसी। पीछे से आ रहे एक अन्य कैंटर ने भी गाड़ी में टक्कर मारी, जिसमें मौके पर ही कार के अंदर मौजूद 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक 2.5 वर्षीय मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी मृतक दिल्ली के उत्तम नगर के रहने वाले थे और मुरादाबाद एक शादी समारोह में शामिल होकर वापस घर के लिए जा रहे थे। आपको बता दें कार सवार पति पत्नी व 5 वर्षीय मासूम बच्ची सहित एक अन्य व्यक्ति ने भी दम तोड़ा है। कुल मिलाकर 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। वहीं एक 2.5 साल का मासूम इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल बच्चे को उपचार के लिए हापुड़ के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं तेज रफ्तार के चलते ये भयंकर हादसा हुआ है, जिसमें खराब खड़े ट्रक में स्विफ्ट कार जा घुसी थी और 4 लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर की रिपोर्ट। उधर पीलीभीत में नगर पालिका में कार्यरत कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। खबर की पड़ताल के हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा ने। यूपी के पीलीभीत में संदिग्ध परिस्थितियों में नगर पालिका के कर्मचारी की मौत हो गई। बताया जा रहा है दिव्यांग कर्मचारी देर शाम घर के बाहर बैठा था, जिसके बाद उसका शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है उसके सिर पर और हाथ में चोट भी है। बताया जा रहा है उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए थे परिवार वाले, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताते हुए पूरे मामले की तहरीर बीसलपुर कोतवाली में दी है एवं शव का पीएम करवाया है। हालांकि पुलिस का कहना है पीएम रिपोर्ट के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा। वहीं जो मृतक की पत्नी है राधा, उसका आरोप है कि नगर पालिका के ही कुछ कर्मचारी उसको परेशान करते थे, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके साथ ही उसकी पत्नी ने नगर पालिका में तैनात एक जलकल विभाग के अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीलीभीत का ये पूरा मामला है। यहाँ पर जो कर्मचारी है नगर पालिका में तैनात थे राम साह, उनकी संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है, जिसके बाद उसका पीएम के लिए शव जिला मुख्यालय भेजा गया है। बताया जा रहा है बीसलपुर के मोहल्ला दुर्गा, बताया जा रहा है जो मृतक है बीसलपुर के मोहल्ला दुबे का निवासी है। कानपुर में लापता मासूम बच्ची के साथ आखिर कैसा क्या हुआ कि जिसके बाद हड़कंप मच गया है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद असलम। कानपुर में बीती रात एक बच्चे का कंकाल मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि पूरा मामला कानपुर के सदेती थाना क्षेत्र के रैपुरवा गांव का है और जो ये इलाका लगता है वो ग्रामीण इलाका है और कानपुर दक्षिण में आता है, जहां पर बता दें कि देर शाम जो है जब कुछ लोग शौच के लिए गए थे उस वक्त एक खेत में वहां पर जो बच्चे का कंकाल पड़ा देखा, तो वहां पर जो लोग हैं उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब उसकी जांच की तो ये मालूम हुआ कि बीती 25 तारीख को एक बच्ची गायब हुई थी, जिसकी शिनाख्त जो है उस बच्ची के तौर पर हुई। फिलहाल इस पूरे मामले में मौके पर फॉरेंसिक पहुंची है और लगातार वहां पर देर रात तक जांच करती रही है, क्योंकि परिवार वालों का जो है वो साफ तौर पर आरोप
वहीं पड़ोस में ही रहने वाले एक घर पर था और वो लोग जो तहरीर दिया था वो भी उसी घर वालों को उनमें आरोपी बनाया था। फिलहाल इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो इस घटना के बाद से जो गांव वाले में है वो काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली थी, जिसके बाद वहां पर कानपुर से मौके से आला अधिकारी पहुंचे थे और गांव वालों को आश्वासन दिया था कि जिसने भी ये घटना कारित की है उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद गांव के लोगों ने वहां पर आश्वासन के बाद जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए जाने के लिए वहां से रवाना हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले की बात करें तो पुलिस ने अभी तक 3 लोगों को हिरासत में लिया है और लगातार पूछताछ कर रही है और बताया ये भी जा रहा है कि गांव वालों की माने तो इस घटना के जिस तरीके से जिन पर आरोप लगा है वो पहले भी इस तरह की घटनाओं को कारित कर चुके हैं और अभी कुछ दिन पहले ही जेल से छूट के आए थे, जिसके बाद अब ये एक नए बच्चे का इन्होंने शिकार किया है। फिलहाल इस पूरे मामले की बात करें तो इस घटना के बाद 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। आला अधिकारी लगे हुए हैं और फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची थी, उन्होंने भी वहां पर साक्ष्य कलेक्ट किए हैं क्योंकि जो कंकाल मिला है तो जो बॉडी है वो काफ़ी क्षत विक्षत है और चेहरा भी साफ तौर पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में जांच के बाद ही साफ चीज़ें हो सकेंगी कि आखिर ये बच्चा है ये किस तरह से इसकी मौत हुई है और ये वहाँ पर कैसे पहुँचा है। तो ऐसे में अभी जांच चल रही है और जांच के बाद ही चीज़ें साफ हो पाएंगी। कैमरा पर्सन चंद्रा के साथ मोहम्मद असलम, इंडिया वॉइस। रायबरेली में पुलिस की सक्रियता की पोल खुल गई है। क्या है ताजा मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजू तिवारी। एसपी रायबरेली के द्वारा भले ही अपराध पर नियंत्रण करने के लिए अनेक प्रकार के फेरबदल व परिवर्तन किए जा रहे हों, लेकिन इसका असर जिले की पुलिसिंग पर नहीं देखने को मिल रहा है। लगातार चोरियों का दौर चल रहा है। यही नहीं, आपको बता दें लगातार इस तरह की चोरियों और टप्पेबाजी के बाद क्षेत्र में हड़कंप व दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। ताजा मामला रायबरेली जिले के पास इलाके का है, जो रायबरेली शहर का सबसे पास इलाका कहा जाता है सिविल लाइन। वहां पर बात करें तो यातायात के कर्मी व चंद कदम पे पुलिस का बूथ भी बनाया गया है। इसके बावजूद भी पुलिस बेखौफ होकर वहां ताला तोड़कर चोरी करके 3 लाख रुपए का मोबाइल व नकदी पार कर दिए। कहीं न कहीं इस चोरी के बाद स्थानीय लोगों में व व्यापारियों में भय का माहौल देखा जा रहा है और आक्रोश भी है। आपको बता दें कि इस तरह की चोरियों के बाद अगर ऐसे पास इलाके में हो रही है इस तरह की चोरी, तो रूरल एरिया में चोरों के क्या हाल होंगे, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से बेखौफ अंदाज में इस तरह की चोरी हो रही है वो निश्चित रूप से पुलिस पर निशानियां सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें क्षेत्र में चाहे जिले का कोई भी थाना हो, सलोन, डी, नशीराबाद और खीरो, इस तरह के लगातार क्षेत्र से लगातार चोरियों की सूचना आ रही है, लेकिन पुलिस के द्वारा अभी भी मौन व्रत रखा गया है। लेकिन इस चोरियों से लगातार क्षेत्र में खास तौर से व्यापारियों में रोष देखने को मिल रहा है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। सिद्धार्थनगर में पीडब्ल्यूडी विभाग का बड़ा कारनामा सामने आया है। खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी राकेश यादव ने। वक्फ बोर्ड की जमीन पर सरकारी अमला ने मुआवजा भी दे दिया एक व्यक्ति को, जबकि उसकी जांच एडीएम और 2 प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम भी उसमें जांच किए। जांच के बावजूद भी उसे देखा तक नहीं कि वो सरकारी ज़मीन अपना ही है, लेकिन उसका मुआवजा बॉर्डर डेवलपमेंट का रोड निकल रहा था, उसका मुआवजा एक व्यक्ति को दे दिया। अब सरकारी अमला इस पे ध्यान नहीं दे रहा है कि अपना पैसा किस तरह से वसूला जाए। वहीं जिलाधिकारी ने रिकवरी की बात कही है कि उससे रिकवरी ली जाएगी और जो है उसको नोटिस जारी करके वो पैसा वापस लिया जाएगा। अब ये मामला सोचने की बात है कि अपने ही ज़मीन का मुआवजा ये प्रशासन जो है मुआवजा दे देता है और इसमें जिम्मेदार जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई तक नहीं होती है। वहीं इस मामले में दरोगा एफआईआर भी लगा के भेज देता है, फिर भी अभी तक ये सरकारी अमला इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। अभी तक उस ज़मीन का मुआवजा वापस नहीं ले पाया। अब जो है इस मामले को जिलाधिकारी ने कहा है कि इसकी जांच कराई जाएगी, जांच करा के उसको नोटिस जारी होगी और उससे सरकारी धन वापस लिया जाएगा। मामला सिद्धार्थनगर जिले के सोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र का है, भलौली गाँव का, जो कि बॉर्डर डेवलपमेंट रोड निकल रहा था। उस रोड के पैसे को मुआवजा देकर एक व्यक्ति को मुआवजा भी दे दिया गया।
गया प्रशासनिक अमला द्वारा। अब देखने की बात है कब उसकी रिकवरी होती है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वाइज। मैनपुरी में कारागार विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। अपराध की दुनिया का बादशाह कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी को मैनपुरी जिला कारागार में 2008 में प्रशासन द्वारा यहां लाया गया था। लगातार वहां कई महीनों तक यहां रहे हैं। उसके बाद उनसे कौन मिलने आया और किससे मुलाकात की और कितने लोग वहां मुलाकात करने आए, कितने बड़े हिस्ट्री सीटर या भूमाफिया या राजनीतिक लोग आए हैं, इन सभी का कोई रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आया। रिकॉर्ड ढूंढने का, खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं जेल अधीक्षक कोमल मंगलानी जी से उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया है कि हालांकि रिकॉर्ड यहाँ नहीं रखा जाता है, जो भी अभिलेख हैं और दस्तावेज हैं उनको खंगालने का प्रयास किया जा रहा है और उसके आधार पर ही जो रिपोर्ट होगी वो शासन को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर 2008 को यहाँ वांदा जेल का जिला कारागार से मैनपुरी उनको शिफ्ट किया गया था। मैनपुरी कुछ महीने यहाँ रहे हैं और उनसे कितने लोगों ने कितने दिनों में और कितने बार यहाँ मुलाकात की, इसका रिकॉर्ड मिलना अभी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पूर्ण रूप से जांच रिपोर्ट बनाई जा रही है जो शासन को भेजी जाएगी। उसके आधार पर ही सामने जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर पता लगेगा आखिर कौन राजनीतिक लोग उनसे मिलने आए या भूमाफिया आए या हिस्ट्री सीटर आए या उनके परिवार के लोगों ने यहाँ पर आकर मुलाकात की है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।